हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो पहले जाके वो पढ़ लेना, ठीक है। और आज हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस। इसके अंदर कुछ टॉपिक रिमूव हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि इमेज फॉर्मेशन, बेसिकली वो सारे टॉपिक रिमूव हुए हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। बट बिकॉज दोज टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उनके बिना आप आगे चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकते, तो वी विल टेक अ हिंट ऑफ दोज टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स, ऑब्वियसली देखिए, रे ऑप्टिक्स में हमें लाइट की स्टडी करनी है और यहाँ पर हम लाइट की जो डेफिनेशन देंगे, मैंने आपको जब लास्ट टाइम वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया था तो हमने कहा था हम अपने मतलब के हिसाब से लाइट की अलग अलग डेफिनेशन यूज़ करते हैं, बिकॉज लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, लाइट का वेव नेचर भी है, ड्यूअल करेक्टर वेव है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लाइट है, हम बोलेंगे कि लाइट इज़ अ स्ट्रेट रे, लाइट बिल्कुल सीधा चलती है, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स में हमने क्या कहा था, वेव फ्रंट वाइब्रेट होते हैं, यहाँ हम वाइब्रेशंस को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग क्या है मैक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे और हम बोलेंगे लाइट हमेशा सीधी चलती है, स्ट्रेट चलती है, ठीक है। मिरर्स वगैरह से टकराएगी, लेंस में से क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी, उनको क्रॉस करेगी, और वही सारे ऑप्टिक्स के फिनोमिना हमें देखने को मिलेंगे जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे। हम उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे 12th क्लास में, ठीक है। तो देखिए लाइट की बेसिकली यहाँ पे देखो ये सारे टॉपिक्स आपने 10th में पढ़े हुए हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट इनको मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहले देखो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। सभी को आता होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अगर रिफ्लेक्शन आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। देखिए ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये जो लाइन आती है, लाइट आ रही है, वो इंसिडेंट रे है, मिरर से टकरा के जब जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल क्या है, वो लाइन जो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब आपको भी सर इसमें इतना क्या इंपॉर्टेंट है, देखो प्लेन मिरर में तो कोई भी नॉर्मल बना देगा, बड़ा इजी रहता है। लेकिन अगर आपके पास कभी भी सर्कुलर सरफेस आ जाए, ठीक है, तो सर्कुलर सरफेस का नॉर्मल होता है वो लाइन जो सेंटर से पास करती है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पर 90 डिग्री होगी, और इसके लिए मैथ्स में क्या थ्योरम है, टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये एंगल हमेशा ये 90 डिग्री का होगा। तो अगर आपको सर्कुलर यानी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का नॉर्मल बनाना है तो आपको एक रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मिरर के सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द सेकंड पॉइंट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए ये हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये मेरा अंगूठा ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये एक ही प्लेन में है, मैं अगर चाकू इधर से चलाऊं ना तो तीनों एक साथ कट होंगे। लेकिन अब देखो ये आउट ऑफ प्लेन हो गई, ये अब जो ये येलो चौक है ये अगर इंसिडेंट रे है तो ये आउट ऑफ प्लेन है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इंसिडेंट रे ब्लैक बोर्ड से बाहर है, ठीक है, और नॉर्मल और ये क्या है ब्लैक बोर्ड वाले सरफेस में है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, या तो एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, ओके। तो दिस वाज योर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आप इनको देख सकते हैं। सो लेट अस टेक अ लुक एट इमेज फॉर्मेशंस। आप सब लोगों ने 10th क्लास में बहुत सारी इमेज फॉर्मेशंस करी थी, हर मिरर की हर टाइप की इमेज, तो उन्हीं को फटाफट रिवाइज करना है। ये टॉपिक बोर्ड से हट चुका है, तो एज सच इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि आप इमेज बना के दिखाइए, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन प्रीवियसली भी नहीं आते थे इस तरह के क्वेश्चन, बट फर्दर जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो आपके टिप्स पे होने चाहिए ये सारे आंसर्स। तो सभी को याद होगा, देखो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता था, प्लेन मिरर इमेज बनाता था वर्चुअल, erect and same size as object and also at same distance, ओके। देखिए कोई भी इमेज, आपको जो भी इमेज बनानी है वो इमेज बनाने से पहले ही इमेज कैसी बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जब यहाँ पर इमेज बनाएंगे और आप सोचे कि वैसी बन जाएगी जैसे हमने सोची थी, हर बार वैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि इमेज कैसी बननी है, उसी तरह से हमें अपनी ड्राइंग को प्रोसीड करना है, बिकॉज ना ही आप यहाँ पर सीधी लाइन्स खींच पाएंगे पेपर में और ना ही उतने एक्यूरेट एंगल्स बनेंगे, तो ये सब पहले से याद होना चाहिए, ठीक है ना। सो चलिए यहाँ पर एंगल्स बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले एक सीधी रे ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये नॉर्मल है देखो 90 डिग्री, तो इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा इधर, ठीक है। एरोस जरूर बनाने हैं, रे की डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ओके। तो सेकंड रे आप अपने मन से कोई भी रे ले लीजिए, मैं यहाँ पे सीधी ये वाली रे ले लेता हूँ,
ठीक है, ये सीधी रे जाएगी बिकॉज इट इज अलोंग द नॉर्मल, ठीक है, तो ये अलोंग द नॉर्मल ही वापस आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ इमेज कैसे बनेगी। हम किसी भी बॉडी को कैसे देखते हैं, हम किसी भी बॉडी को तब देखते हैं जब उस बॉडी से टकराकर लाइट हमारी आंखों में आती है, ठीक है। हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज लाइट, ठीक है, और जब लाइट किसी बॉडी से टकरा के हमारी आंखों में आएगी तो हमें वो बॉडी दिखाई देगी, है ना। अब यहाँ पर ये लाइट हमारी आंखों में जाएगी, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए देखो ये आंखें बना रहा हूँ, ये आईज हैं आपकी, ठीक है। अब ये मत सोचना इतनी बड़ी आईज हैं, बेसिकली ये काफ़ी इतना गैप नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखनी है, हम जितनी भी यहाँ पर ऑप्टिक्स कर रहे हैं, इस ऑप्टिक्स के अंदर जितने भी हमारे मिरर्स हैं उनका अपर्चर बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। अभी अपर्चर क्या होता है ये हम अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जब हम कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। बट अपर्चर का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो पोर्शन जो मिरर का हम यूज़ कर रहे हैं, यानी आप ये समझिए कि हम यहाँ पे छोटे छोटे मिरर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो लाइट है ये मिरर से टकराकर आपकी आंखों में आ रही है, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली इस तरह से, ठीक है। अब हमारी आंखों को ये लगेगा कि लाइट तो हमेशा देखो सीधा ट्रैवल करती है, तो इस लाइट का जो सोर्स होगा वो पीछे होगा सीधा, ये लाइट सीधी पीछे जाएगी और वहीं पे इसका सोर्स होगा। तो देखो इसको पीछे लेकर जाते हैं तो हमारी आंखों को लगेगा कि शायद ये लाइट इधर पीछे से आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और वो सोचेंगे यहाँ पर देखो ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर वो इमेज क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और एक्चुअल में ओरिजिन ये है नहीं, ओरिजिन था ये, ठीक है, बट हमें लगा ये ओरिजिन है विच इज़ एक्चुअली नॉट रियलिटी, इसीलिए हम इस इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज एक्चुअल में हमारी आंखों का एक भ्रम है, क्योंकि हमारी आंखों को लगता है कि लाइट तो सीधी ही आ रही होगी, ठीक है, ऑल्दो उसको मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया, बट हमारी आंखें उसे कंसीडर नहीं करती और वो यही सोचती हैं कि ये रेज इधर से आ रही हैं तो इनका ओरिजिन पीछे ही होगा, तो हम रेज को पीछे एक्सटेंड कर देते हैं और जिस पॉइंट पर वो कट करती है यानी जो ओरिजिन पॉइंट बनता है वहीं पर इमेज बन जाती है, ठीक है। तो इस इमेज को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो ये इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि ये हमारे दिमाग की एक सोच है कि शायद सोर्स उधर है, पर सोर्स एक्चुअल में उधर है तो नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच है आंखों की कि लाइट इधर से सीधी आ रही है ना। तो ये जो सोच है वो तो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगी, है ना। तो इसीलिए ये इमेजेस कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनती हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। और ये कैसी इमेज बन गई वर्चुअल, इट विल बी इक्वी डिस्टेंस, ये हम ज्योमेट्री से बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं, बट 10th क्लास वाले प्रूव हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। और ये सारी इस इमेज की प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन हैव अ लुक एट दिस। सो बेटा फटाफट से देखते हैं कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, देखो प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर। देखो अगर आप लोगों को ये बेसिक टॉपिक नहीं आते हैं तो एक बार 10th वाली बुक पढ़ना मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगा, आप 10th वाली बुक पढ़ लीजिए, आपको सारे वाले टॉपिक अच्छे से याद आ जाएंगे एक बार। बट हम फटाफट यहाँ पे टॉपिक्स खत्म करेंगे, इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्फेरिकल मिरर, देखो मिरर दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ऑब्वियसली दो टाइप्स के हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स, ठीक है। पॉलिश पे डिपेंड करता है, अगर मैं पॉलिश इस तरफ कर दूं तो ये मेरा मिरर क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। पॉलिश इधर कर देंगे अंदर की तरफ तो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये मिरर के पार्ट्स हैं। पोल, पोल हम किस पार्ट को बोलते थे, वो जो मिरर के रिफ्लेक्टिंग पार्ट का सेंटर है, ठीक है ना, उसको हम पोल बोलते थे। तो ऊपर आधा रिफ्लेक्टिंग पार्ट, नीचे आधा रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये बन गया पोल, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सेंटर। ऑब्वियसली ये स्फेरिकल मिरर हैं और अगर इनको चाहें तो हम कंप्लीट एक स्फीयर बना सकते हैं इनसे, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ये मिरर किसी स्फीयर का पार्ट है, उन स्फीयर का जो सेंटर है वही इन मिरर्स का भी सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और ये हमारा फोकस। अब ये मैंने फोकस बनाया कॉनकेव के लिए। फोकस की डेफिनेशन क्या थी, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को जो सेंटर और पोल को जोड़ती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो मिरर से टकराने के बाद एक ही कॉमन पॉइंट से निकलती हैं, ठीक है। जितनी भी रेज पैरेलल आएंगी, चाहे वो ऊपर से आए चाहे वो नीचे से आए, वो एक ही कॉमन पॉइंट से पास होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। और कई बार इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है। वो आपको तब पता चलेगा कि एक्चुअल में सिर्फ यही फोकस नहीं होता, रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आए तो फोकस भी ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, या हम इन जनरल इसको फोकस ही बोलेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मिरर हमारे पास कॉन्वेक्स होता, कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, वो लाइट को डाइवर्ज करता है। देखो ये बेसिक बातें हैं, मैं ज़्यादा इन पर टाइम नहीं लगा रहा हूँ। और वहाँ पर क्या होगा, आपको
इस तरह से ये यहाँ पर फोकस बनता हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? ये अब आपकी आंखें हैं, देखिए, और आपकी आंखों को क्या लगेगा? रे इधर पीछे से आ रही है तो फोकस इधर बनेगा, वो वर्चुअल फोकस बनेगा, ठीक है। और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऑब्वियसली देखिए इस तरफ होगा, यानी पॉलिश वाले पार्ट की तरफ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ मिरर थे, आप फटाफट इनको देख सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये टॉपिक आप लोग खुद स्टडी करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटीज़ में आपको बड़े आराम से टॉपिक मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जब भी हमें इमेज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, तो आपका वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो हम ऑप्टिक्स करने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स, इसमें हम डिस्कशन करेंगे मिरर्स का, वो कैसे कैसे इमेज बनाते हैं और क्या क्या फिनोमिनन उनसे देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्हीं मिरर्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा जिनका अपर्चर छोटा है। अब अपर्चर का बेसिकली मतलब क्या है? तो सपोज करिए मेरे पास ये एक मिरर है, ठीक है। अब यहां पर ये देखो कि लाइट इस मिरर के किस किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब यहां से लेकर इस पॉइंट ए से लेकर बी तक कोई भी पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो होगा ना। देखो लाइट अगर इधर आएगी तो भी टकरा के कहीं ना कहीं तो जाएगी, इधर 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 इधर, ये सारे यूजेबल पॉइंट्स हैं। आप मिरर है तो इस तरह मैं कह सकता हूँ आप इन सभी पॉइंट्स पे अपनी शक्ल देख सकते हैं ना, ठीक है। तो बेसिकली ये अपर्चर है ए से लेकर बी तक। वो मिरर का पोर्शन जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग जो मिरर यूज करेंगे उनका अपर्चर हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है ना। ये साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करने वाले हैं। ऑल्दो चाहे आपका मिरर कितना भी बड़ा हो, जो पोर्शन मिरर का हम यूज करेंगे हम उसी को अपर्चर मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरा मिरर तो पूरा इतना बड़ा है बट आई एम यूजिंग ओनली दिस सरफेस, तो मैं इसी को अपर्चर मानूंगा और इसी के साथ कैलकुलेशन करूंगा। देखो अपर्चर की कैलकुलेशन एज सच कहीं नहीं होने वाली है, और जहां होनी थी वो हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ ली है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों ने अपर्चर यूज़ किया था रिजॉल्विंग पावर के अंदर। लेंस के साइज से बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपर्चर एज सच न्यूमेरिकल्स में तो यूज़ नहीं करेंगे, बट बिकॉज हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस लगानी है, वहाँ पर अपर्चर का रोल बहुत ज़्यादा आएगा। तो हमेशा याद रखना हम अपर्चर क्या मानेंगे? स्मॉल मानेंगे। नॉट इवन इन रिफ्लेक्शन, जब हम रिफ्रैक्शन करेंगे तब भी हम अपर्चर को क्या मानेंगे? स्मॉल मानेंगे। तो इसको आप लोग हमेशा नोट रखना। अब हम अपना मेन पोर्शन शुरू करते हैं ऑप्टिक्स का, और हमारा पहला जो आर्टिकल है वो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस, ठीक है। ये रिलेशन आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था। रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है। अब हम इस रिलेशन को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल, और हमें पता है जो पैरेलल रेज होती हैं वो हमेशा टकराकर किधर से निकलती हैं? फोकस में से। तो ये पॉइंट आपका क्या बन गया? फोकस। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? पोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो करने हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बनते हैं नॉर्मल से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। और मुझे पता है स्फेरिकल मिरर के अंदर नॉर्मल वो लाइन होती है जो सेंटर में से पास करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, और मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है? सेंटर है। तो ये अब हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन बनाने बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड रे, ओके। ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो बेटा, ये आई है तो ये एंगल भी आई होगा। अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्स है, ये एंगल भी आई होगा। अब देखो यहाँ पर अब हमें सिंपल ज्योमेट्री यूज करनी है। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, ये पूरी जो ऑप्टिक्स है ना, ये एक तरह से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब यहाँ पर आपके हर आर्टिकल में बेसिकली ज्योमेट्री ही यूज होने वाली है। यहाँ पर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन चीज़ों का यूज बहुत ही कम होगा। बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ यूज होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री का, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी देखो ज्योमेट्री यूज करूंगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को पता है। सो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। अब अगर आई एंगल आर के बराबर है तो सी एफ एफ, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, सी एफ एफ ए के बराबर होगी,
किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल्स इक्वल हों तो वो साइड्स भी इक्वल होती हैं अपोजिट वाली। हम लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास में ये थ्योरम पढ़ी है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, एंड कन्वर्स भी ट्रू होता है, अगर साइड इक्वल होती तो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर एंगल इक्वल हैं तो इसीलिए क्या होगा, हमारी ये साइड्स इक्वल होंगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 देखिए यहां पर बेटा, हमारा FP और FA इक्वल होंगे, FP इज इक्वल्स टू FA, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके पीछे रीजन क्या दोगे, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारे जितने भी मिरर्स हैं उनका अपर्चर बहुत छोटा है। अब यहां पर देखो आपका अपर्चर क्या है, अपर्चर इज AP, ठीक है ना। ये अपर्चर बहुत ही ज्यादा छोटा है, यानी आपका मिरर एक तरह से क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। यही वाला पार्ट तो देखो हम यूज कर रहे हैं A से लेके P तक का, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज अपर्चर इज स्मॉल, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 and 2, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि CF FP के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या पता चला, दैट FP इज इक्वल्स टू CF। अब क्या फायदा हुआ इसका, FP इज इक्वल्स टू CF, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर देखो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, रेडियस एंड फोकल लेंथ का रिलेशन। अब रेडियस है क्या, ये डिस्टेंस है रेडियस C से लेके P तक का, और फोकल लेंथ क्या है, F से लेके P तक का डिस्टेंस। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, दैट CP इज इक्वल्स टू CF प्लस FP। देखिए हम बोल सकते हैं ना, दैट CP इज इक्वल्स टू CF प्लस FP, ठीक है। अब मुझे पता है बेटा FP और CF तो इक्वल है, यानी ये CF और FP ये तो इक्वल है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, FP प्लस FP, ठीक है। हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है FP तो फोकल लेंथ है और CP क्या है, CP इज द रेडियस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट तो हमें पहले से याद था, बट यहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्रूफ भी करते हैं। सो इट इज ए सिंपल एंड इजी प्रूफ, नोट करो इसको फटाफट। सो वैसे तो आप सब लोगों को ये डायग्राम समझ में आते होंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर फिर भी आप भूल चुके तो फटाफट मैं रिवाइज करा दूं, क्योंकि हमारे अगले टॉपिक में यूज़ होने वाले हैं बेसिक रे। कोई भी डायग्राम बनाने के लिए हम कौन कौन सी फंडामेंटल रे यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर कोई रे सेंटर से निकलती है, जैसी जाती है वैसी वापस आती है, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल, और नॉर्मल के अलॉन्ग एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होते हैं। जैसी रे जाएगी वैसी ही वापस आएगी। कोई भी रे अगर पोल पे जाती है तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअल में नॉर्मल होती है, तो ये रे जिस एंगल पे आती है वही एंगल बनाकर निकल जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से निकलती है, ठीक है। और फोर्थ, अगर कोई रे फोकस से निकलती है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये 4 फंडामेंटल रेज हैं जो कोई भी डायग्राम बनाने के लिए हम यूज करते हैं। इनको आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे मिरर फॉर्मूला। सो बिफोर स्टार्टिंग मिरर फॉर्मूला, अगेन ए प्रीवियस टॉपिक साइन कन्वेंशंस, ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 10th क्लास की बुक में से उनको अच्छे से रिवाइज करना, बट अगर नहीं रिवाइज करिए तो मैं करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन का क्या फंडा रहता है, हमें हमेशा किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। इंसिडेंट रे जिस भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वही डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाती है, ठीक है। सारे के सारे डिस्टेंस जो होते हैं वो हमें कहाँ से मेज़र करने हैं, पोल से मेज़र करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, तो मैं यहाँ O से P की तरफ नहीं जा सकता कभी भी, हमेशा स्टार्टिंग किधर से करनी है, P से, और किस तरफ आएंगे, O की तरफ। तो देखो यहाँ से हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का स्टैंडर्ड सिंबल होता है U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल होता है U। तो देखो U हमारा यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर इमेज इस तरफ बन रही है, से दिस पॉइंट इज इमेज I, ठीक है, तो हम P से I की तरफ जाएंगे, P से ही हमें स्टार्ट करना है, I से P की तरफ नहीं आ सकते, तो हम इस तरफ जाएंगे। देखो ये डायरेक्शन मैच हो रही है इंसिडेंट रे से, ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस का स्टैंडर्ड सिंबल होता है V, तो ये होगा हमारा -V, ओके। तो यहां पर ये माइनस आएगा। ऐसे हमें सारे डिस्टेंस देखने हैं। साइन कन्वेंशन बेसिकली लिटरली 3 चीजों पे लगेगी, U, V और F, या आप R बोल सकते हैं। लिटरली मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वर्टिकल में जो आपकी साइन कन्वेंशन लगेगी वो लगेगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पे।
अगर कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, और बेसिकली हाइट ही होगी तो इट विल बी पॉजिटिव हाइट, ठीक है। और अगर कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो हमेशा नेगेटिव हाइट होगी। देखो इसमें कभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, तो आपको भी नहीं होगा। कंफ्यूजन बेसिकली इसी में होता है कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, हमेशा इंसिडेंट रे जब भी स्टार्ट होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगी। ऑब्वियस सी बात है, इंसिडेंट उसी को कहा जाएगा जो ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जब भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई भी मिरर हो, कोई भी कंडीशन हो, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब क्यों नेगेटिव रहेगा? क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे इधर जाएगी, आपको पोल से इधर आना है, कभी डायरेक्शन मैच ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप एक जनरल कन्वेंशन बना लो, जो भी ऑब्जेक्ट के साइड चीजें होंगी वो नेगेटिव ही होंगी। ये हाइट के लिए नहीं है, हाइट तो देखो ऊपर नीचे अपने को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन किस में रहेगा? फोकस में, इमेज में। तो आप ये समझ लीजिए जो भी ऑब्जेक्ट वाली साइड होगा दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। और जो भी इस साइड होगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये हमारी पॉजिटिव होगी, डायरेक्शन देखो मैच कर रही थी, तो ये हमारी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट वाली साइड हमेशा नेगेटिव होगी और ये दूसरी वाली साइड हमेशा क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। अगर इन जनरल जो हमारी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि पोल से शुरू हो जाओ, जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट तक जाओ, पॉइंट तक जाने में अगर डायरेक्शन मैच हो जाती है इंसिडेंट रे से तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो यहां पे देखो ये डायरेक्शन मैच नहीं हो रही, हम इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रही है, ये नेगेटिव हो गई। इधर हम भी इधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है, तो ये पॉजिटिव थी, ठीक है ना। और दीज आर द साइन कन्वेंशन जो आप लोगों को याद रखनी है। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज अवर मिरर फार्मूला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है एंड इट इज़ द वन ऑफ द फंडामेंटल फार्मूला। आपको पता है 10th में आपने कितना इसके न्यूमेरिकल्स किए थे, तो फटाफट देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। तो प्रूफ के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। देखो डायग्राम में क्या है, ये एक रे है जो गई है पोल पर और पोल से टकराकर सीधे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी रे है सेंटर वाली, ठीक है। यहाँ पर सेंटर से ये डायरेक्ट गई है और डायरेक्ट वापस आई है। इस पॉइंट पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये हमारी इमेज बन गई। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है ए बी और जो इमेज है वो है ए डैश बी डैश, ठीक है ना। अब देखो मिरर फॉर्मूला को प्रूव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना। बहुत सारे तो नहीं, 2-3 मेथड्स हैं, ठीक है। ये वाला मेथड मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी यूज़ नहीं होती, सिंपल 9th क्लास की ज्योमेट्री यूज़ होगी। बट इस मेथड को करते समय आप लोग बस इतना याद रखना कि यही 2 रेज बनाना, ठीक है, एक पोल वाली और एक सेंटर वाली, तो ईजिली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने फोकस वाली रे बनाई तो कुछ मूवमेंट करनी पड़ेगी आपको, तो क्यों हम करें। तो आप ये वाला डायग्राम बनाना एज इट इज़, बहुत ईजिली हम लोगों का ये मिरर फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक स्टेटमेंट पास करेंगे और वो स्टेटमेंट क्या है कि हमारा यहाँ पर ट्रायंगल है जो ए बी पी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है, ए डैश बी डैश पी, ठीक है। यहां पर देखो इस चीज को ना आपको प्रूफ नहीं करना है, जैसे आप 9th क्लास या 10th क्लास में करते थे ना कि पहले ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल दिस एंगल, उतना सब कुछ आपको नहीं करना। आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। देखिए ये वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी पी, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। छोटे वाले ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में ये एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सीधे खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ से आप इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ओके नाउ अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या, उनका रेशो क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि हमारे सारे ट्रायंगल यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम एक सिंपल सा मेटा बना लेते हैं कि हाइपोटेनियस का रेशो दूसरे के हाइपोटेनियस के साथ इक्वल होगा, बेस का रेशो बेस के साथ, परपेंडिकुलर का रेशो परपेंडिकुलर के साथ, ठीक है ना। तो देखो हमारा जो ये वाला ट्रायंगल है डैश वाला, ठीक है, इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, तो हम यहां पे बोलेंगे ए डैश बी डैश और इसका परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस। अब देखो इसमें बेस क्या है, ए डैश पी और इसमें बेस क्या है, एपी, ठीक है ना। डैश को सामने डैश लिखनी है और सिंपल के सामने सिंपल लिखना है, इसको बना के रखना, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इधर ए बी सी, ट्रायंगल ए
बी सी वो भी सिमिलर है किसके, ए डैश बी डैश सी के, ठीक है। ए बी सी किसके सिमिलर है, ए डैश बी डैश सी के। अगेन ये भी देखो समझाने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, तो ये भी सिमिलर हो जाएगा। और इसमें भी सेम वही करेंगे हम लोग, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बेस। अब देखो इधर बेस क्या है, ए डैश सी, सो ए डैश सी, और इधर बेस क्या है, ए सी, ए सी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। और आप समझ गए होंगे हम लोगों ने इस तरह से इक्वेशन क्यों ली, क्योंकि एक साइड सेम हो चुकी है इक्वेशन की, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। यानी यहां से हमें क्या पता चल रहा है सॉरी, ए डैश पी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए डैश सी अपॉन ए सी। अपॉन ए सी। सो यहाँ पर ये हम लोगों ने इक्वेट कर लिया। अब क्या करना है बेटा, हमें इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करनी है। स्टैंडर्ड वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या u है, क्या v है और क्या है रेडियस, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ये हमारा u है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ये हमारा v हो गया, ठीक है। सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा r। तो इसको नीचे बना लेते हैं, दिस विल बी अवर r, ठीक है। तो हमारे पास u v r हमने बना लिया। अब देखते हैं इसको उसमें कैसे चेंज करेंगे। तो देखो a डैश p, इसके लिए तो कुछ नहीं करना, a डैश p इज बेसिकली इमेज डिस्टेंस v, तो हम यहां पे v लिख देते हैं, तो ये हमारा आ गया v। a p, a से लेके p तक का डिस्टेंस, दैट विल बी u, तो इसको u लिख देते हैं। a डैश c, तो a डैश c देखो क्या होगा, a डैश सी, ये डिस्टेंस क्या होगा, r में से अगर v माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, a डैश सी, दिस विल बी r माइनस v, ओके। एंड लेट अस से कि ac क्या होगा, ac ये वाला डिस्टेंस, u में से अगर r माइनस कर दें तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगा, सो u माइनस r, ओके। सो जस्ट अ मोमेंट, सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन एंड व्हाट यू विल गेट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये क्या आएगा, वी यू माइनस वी आर इज इक्वल्स टू यू आर माइनस वी यू, ठीक है। अब देखिए इधर भी वी यू है, इधर भी वी यू है, इसको इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2vu इज इक्वल्स टू यू आर, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस वी आर, ठीक है। अभी देखिए हमारी दो चीज़ों की कमी रह गई, एक तो साइन कन्वेंशन, ठीक है, और दूसरा ये आपको लग नहीं रहा होगा कि ये मिरर फॉर्मूला है, ठीक है, बट एक्चुअली ये मिरर फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको सेग्रीगेट करने के लिए, यानी हर टर्म को अकेला करने के लिए इस पूरी टर्म को यू वी आर से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, 2vu अपॉन यू वी आर इज इक्वल्स टू यू आर अपॉन यू वी आर प्लस वी आर अपॉन यू वी आर। सी वी आर से वी आर कैंसिल आउट, यू आर से यू आर कैंसिल आउट, यू वी से यू वी कैंसिल आउट, तो ये आ गया हमारे पास 2/r। अब इस r को हम f में चेंज कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, r को 2f, ये आ गया हमारे पास 1/v प्लस 1/u कैंसिल आउट, ओके। अब यहाँ पे बात करें अगर हम साइन कन्वेंशन की, तो देखो हमेशा जो रेडियस का कन्वेंशन होगा वही फोकस का होगा, क्योंकि जिस तरफ रेडियस है तो इसी का आधा फोकस है, तो वो भी इधर ही होगा, तो फोकस यहीं कहीं है। कॉनकेव मिरर है, ऑब्वियसली रे आके इधर ही टकराएंगे, कन्वर्ज होगा, ठीक है ना। तो फोकस भी ऑब्जेक्ट वाली साइड है, इमेज भी ऑब्जेक्ट वाली साइड बनी, और ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली है यहाँ पे, तो ये तीनों ही नेगेटिव होंगे। मैंने आपको क्या समझाया था, जो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। तो देखो इधर u भी इसी साइड है, v भी इसी साइड है, और r भी इसी साइड है, तो ये तीनों ही नेगेटिव हैं, तो सबके आगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाई साइन कन्वेंशंस, तो ये क्या आ जाएगा, -1/v प्लस 1/u, इन दोनों का माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, आप सबको याद ही है ये फॉर्मूला,
1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑब्वियसली आपका मन है, आप जिस स्टेप में चाहें लगा सकते हैं। इस स्टेप के बाद किसी भी स्टेप में आप साइन कन्वेंशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज योर मिरर फॉर्मूला एंड इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हैव अ लुक एट इट। सो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। सी अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये जो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी से प्रूफ किया था a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू a डैश p अपॉन ए पी, इसको हम लोग मैग्नीफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप सबको पता होगा मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन क्या थी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्नीफिकेशन वो नंबर है जो आपको ये बताता है कि इमेज कितनी बड़ी बनी है। अगर मैग्नीफिकेशन 2 है तो इमेज डबल बनी है, हाफ है तो इमेज आधी बनी है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। तो ये एक रेशो है एक तरह का। तो अगर आप इसका फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, दैट मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। सो इट इज a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू a डैश p अपॉन ए पी। ठीक है, व्हाट इज a डैश b डैश, इट इज हाइट ऑफ इमेज, तो मैं इसको hi लिख देता हूं। ठीक है, व्हाट इज ए बी, इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज a डैश p, इट इज इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट इज a p, इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब लगाते हैं साइन कन्वेंशन। तो देखो हाइट ऑफ इमेज, मेरे डायग्राम में हाइट ऑफ इमेज किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो ये क्या होगी, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, ये होगी पॉजिटिव। ठीक है, v और u अभी हमने देखा ये दोनों क्या है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव काट देते हैं, एक नेगेटिव बच जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। बट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसका सिंबल हम लोग यूज करेंगे स्मॉल m, तो हमारे पास स्मॉल m क्या आ जाएगा, माइनस v अपॉन u, एंड इट इज योर फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस मिरर। अब देखो आप चाहे कोई भी डायग्राम पुट करो, यहाँ पर मैंने जो डायग्राम लिया था वो था कॉनकेव मिरर की रियल इमेज। ठीक है, आप लोग अब खुद ट्राई करके देखना, कॉनकेव मिरर की वर्चुअल इमेज, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स मिरर, क्या उनके लिए भी यही इक्वेशंस बन के आती है मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूले के लिए, और वही बनकर आएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से इनिशियली या फिर मैं एक सेपरेट छोटी सी वीडियो अपलोड करूंगा कि वर्चुअल इमेज के केस में मिरर फॉर्मूला कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, और रिजल्ट हमारे एक्चुअल में सेम आएंगे। ठीक है, बट बिफोर दैट आप लोग खुद एक बार ट्राई करके देखना कि वर्चुअल इमेज के केस में और कॉन्वेक्स वाली जो वर्चुअल इमेज है उसके केस में क्या सेम आंसर आते हैं, आंसर सेम ही आएंगे ऑब्वियसली। तो साइन कन्वेंशन हमेशा आपके डायग्राम के हिसाब से लगेंगी, इसमें बस ये याद रखना आप लोग। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये आर्टिकल आप नोट कर सकते हैं।